हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस अनदर वीडियो। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन हमारा होने वाला PYQ नंबर 35 है। और आपके लिए एक, अगर आपको नहीं पता है कि ये किस सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो है तो उसके लिए एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दें कि ये MSc जूलॉजी CSIR नेट लाइफ साइंस के बच्चे जो प्रिपेयर कर रहे हैं, हालांकि जून में फॉर्म निकल भी आया, उसी एग्ज़ाम के लिए हम ये PYQ क्वेश्चंस लाते हैं। ये हर मंथ के हर वीक में हर दिन आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। ये किस लिए होता है? ये आपके प्रिपरेशन में बूस्ट लाने के लिए होता है। अगर आप डेली PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं तो डेली हर वीक में हम डिफरेंट सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इस वीक में हमारा इवोल्यूशन चल रहा है। इसके पहले हमने एनिमल फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इकोलॉजी, इन सारे क्वेश्चन सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो हमने देखे और उनके PYQ भी सॉल्व किए। तो अगर आप यहाँ से जुड़ रहे हैं हमारे साथ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको भी डेली प्रॉपर ये ऐसे PYQ मिलते रहें और आपकी भी प्रिपरेशन में बूस्ट आपको मिलती रहे। अगर आप PYQ डेली प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे या फिर आप कुछ अच्छे एक्सप्लेनेशन चाहते हैं PYQ से रिलेटेड, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, तो भी सब्सक्राइब कर जरूर से करिएगा चैनल को हमारे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये PYQ नंबर 35 है, जिसमें कि हम PYQ एवरीडे MCQ प्रैक्टिस करते हैं। डेली 6+ क्वेश्चन को हम डिफरेंट करते हैं, टारगेट रखते हैं कि 6+ क्वेश्चन को डिस्कस करें। लास्ट 10 से 15 ईयर PYQ ये होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, जिनमें हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन, डिटेल सॉल्यूशन एंड टाइम सेविंग टिप्स के साथ चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन होंगे, उनके आंसर आपको देने हैं और टोटल लास्ट में जितने भी क्वेश्चन आपके सही होते हैं आपको उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन शो हो रहा है, जिसका आंसर आप दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहा है, पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड चेंज ड्यू टू द नेचुरल सिलेक्शन। तो यहाँ जो क्वेश्चन कह रहा है पहले उसको समझते हैं हम। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या बोल रहा है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन में क्या डिफरेंस है, तो उनके बारे में बताना है। यहाँ कुछ सेंटेंस दिए हैं, इनमें से सही ऑप्शन हमें सेलेक्ट करने हैं। पहला बोला जेनेटिक ड्रिफ्ट डज नॉट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ वेरिएशन। फर्स्ट ऑप्शन ये कह रहा है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट के लिए वेरिएशन नहीं रिक्वायर होता, तो मैं तो कहूँगा जेनेटिक ड्रिफ्ट के लिए वेरिएशन वैल्यू ही नहीं करता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट डज नॉट इन्वॉल्व कंपटीशन बिटवीन मेंबर ऑफ स्पीसीज। तो अगर देखें तो ये वाला ऑप्शन ज़्यादा हद तक हमारा सही हो रहा है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट में कंपटीशन तो होता ही नहीं स्पीसीज के बीच में, ये अचानक हो जाता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट नेवर अकर्स इन नेचर, नेचुरल सिलेक्शन डज। तो ये जेनेटिक ड्रिफ्ट नेवर अकर्स इन नेचर, अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट नेचर में अकर ही नहीं होता अगर, तो हमें इसका कॉन्सेप्ट कैसे पता चलता? तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। देयर इज़ नो डिफरेंस, तो ये तो बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल डिफरेंस है। ए वाला ऑप्शन भी हम नहीं कंसीडर करेंगे। जेनेटिक ड्रिफ्ट डज नॉट इन्वॉल्व कंपटीशन बिटवीन मेंबर ऑफ स्पीसीज, तो इसमें कंपटीशन इन्वॉल्व नहीं होता, ये अचानक से रैंडम हो जाता है। जैसे कि आपका नेचुरल कैलेमिटी कोई भी आती है तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो होगा, उसका आंसर दीजिएगा। यहाँ बोल रहा माइटोकॉन्ड्रियल DNA एडवांटेजियस फॉर इवोल्यूशनरी स्टडी बिकॉज, यानी माइटोकॉन्ड्रियल DNA जो होता है उसका स्टडी करना किस तरीके से इवोल्यूशनरी बेनिफिट देता है उसके बारे में कह रहा है। तो सबसे पहले जान लेते हैं माइटोकॉन्ड्रियल DNA होता क्या। तो माइटोकॉन्ड्रियल DNA की बात करें तो ये हमेशा फीमेल से, यानी आपके मदर मैटरनल साइड से पास्ट होता है। यानी अगर आपके पेरेंट के देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रियल DNA आ रहा है तो पेरेंट्स में आपके फादर की तरफ से माइटोकॉन्ड्रियल DNA नहीं आएगा, क्योंकि क्या होता है कि स्पर्म जो होता है इसमें एक्रोसोम में जो आपके नीचे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया फिट होता है, यहाँ होता है प्रेजेंट, तो ये माइटोकॉन्ड्रियल आपके जब फर्टिलाइजेशन होता है उसमें ओव्यूल के पास जाता है, तो इसमें केवल जेनेटिक मटेरियल जा पाता है। माइटोकॉन्ड्रियल DNA ये सारी चीज़ें मतलब जो आपका ओव्यूल होता है उसके अंदर नहीं जा पाता फर्टिलाइजेशन करने के लिए। तो इसी वजह से केवल जो आपके मैटरनल साइड के ओव्यूल जो होता है उसी में जो प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रियल DNA, वही आगे के जनरेशन में पास होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि क्यों ये इवोल्यूशनरी बेनिफिट है, तो कह रहा है इट इज़ इनहेरिटेड ओनली थ्रू द फीमेल पेरेंट एंड दस इवॉल्व इन अ वे दैट अलाउ द ट्री रिलेशनशिप टू भी ईजिली कॉन्स्ट्रक्ट। तो बिल्कुल सही ऑप्शन ये कह रहा है, लेकिन आगे के ऑप्शन को भी हम देखेंगे। इट इज़ इंसर्टेड इनटू X क्रोमोसोम, तो ये बोल रहा है ये X क्रोमोसोम में इंसर्टेड होता है, तो ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो फादर में भी मदर में भी दोनों में साइड हो सकता था। इट फर्स्ट अपीयर्ड इन द ह्यूमंस एंड नॉट फाउंड इन अदर एनिमल्स, तो बिल्कुल गलत बोल रहा, सारे एनिमल्स में और प्लांट में ये पाया जाता है। इट इवॉल्व्स मोर स्लोली देन जीन्स ऑफ द न्यूक्लियस, तो बिल्कुल गलत ये कह रहा है। तो ये थोड़ा फास्ट ही इवॉल्व होता है क्योंकि ये केवल मैटरनल साइड से होता है। तो यहाँ पे जो बोल रहा है कि पहला ऑप्शन इट इज़ इनहेरिटेड टू द फीमेल पेरेंट, तो ये सही है, मैटरनल साइड से आता है। इट इज़ द वे दैट अलाउ ट्री रिलेशनशिप यानी मदर का है, तो मदर से रिलेटेड आपके जितने भी पुराने होंगे जैसे आपकी नानी, मामा, ये सारे इनके रिलेशन को निकाला जा सकता है केवल मदर साइड के। तो इस हिसाब से ये वाला ऑप्शन हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन है, यही ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपके स्क्रीन पे जो शो होगा उसका आंसर दीजिएगा क्वेश्चन का।
तो थर्ड क्वेश्चन शो हो रहा है, द एलील एसोसिएटेड विद सिकल सेल एनीमिया अपारेंटली रीच्ड अ हाई फ्रीक्वेंसी इन सम ह्यूमन पॉपुलेशन ड्यू टू। तो बात करें कि एलील फ्रीक्वेंसी में जो आपका एलील एसोसिएटेड सिकल सेल एनीमिया, यानी जो सिकल सेल एनीमिया होता है वो पाया जाता है आपके मतलब कि लिविंग बर्ड में, इस यहाँ एरिया में। लेकिन ये क्या होता है, ये एडवांटेजियस नहीं होता, मतलब क्या कहा जाता है कि सिकल सेल एनीमिया एक डिजीज़ की तरह इसको कंसीडर किया जाता है। तो अगर ये डिसएडवांटेज का कैरेक्टरिस्टिक है यानी डिसएडवांटेज डिजीज़ है, तो ये अभी तक नेचर में अकर क्यों हो रहा है, मतलब कि प्रेजेंट क्यों है। अगर नेचुरल सिलेक्शन होता तो वहाँ तो आपका फिटेस्ट हमेशा सिलेक्शन ऑफ फिटेस्ट होता है, मतलब कि सबसे जो अच्छा होता है उसी को आगे बढ़ाया जाता है। तो इसको सिकल सेल एनीमिया को क्यों नेचर कंसीडर कर रही है, अभी तक कैरी ऑन कर रही है। तो इसको थोड़ा देखते हैं। रैंडम मेटिंग, तो सिकल सेल एनीमिया रैंडम मेटिंग से नहीं इसको कर सकते हैं। और दूसरा कह रहा है सुपीरियर फिटनेस टू हेटेरोजाइगस इन एरिया विद वेयर मलेरिया वाज प्रेजेंट। तो यहाँ इस ऑप्शन को अगर कंसीडर करें तो देखिए सिकल सेल एनीमिया इस वजह से अभी तक हमारे इन्वायरमेंट में है, क्योंकि क्या कहा जाता है ना कि अगर सिकल सेल एनीमिया दोनों साइड से है, यानी अगर आपका एक्स क्रोमोसोम में भी पाया जा रहा है, वाई क्रोमोसोम में भी पाया जा रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ये प्रॉपर मतलब कि सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा आपको, इसको हम डोमिनेंट कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर आप कैरियर की तरह कर रहे हैं, यानी आपके एक्स क्रोमोसोम पे तो है लेकिन वाई क्रोमोसोम पे नॉर्मल है, यहाँ पे नहीं है, तो अगर कैरियर वाली कंडीशन आती है तो इसमें क्या होता है, ये जो कैरियर पर्सन होते हैं ये रेजिस्टेंट हो जाते हैं। किसके लिए रेजिस्टेंट हो जाते हैं, ये रेजिस्टेंट हो जाते हैं मलेरिया के लिए, यानी यहाँ पे मलेरिया इनको नहीं हो पाता। अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका रीजन में, तो वहाँ पे जो होता है सबसे ज़्यादा ये कैरियर वाली कंडीशन पाई जाती है। यहाँ पे मतलब कि वहाँ बहुत सारे लोग सिकल सेल एनीमिया के कैरियर होते हैं, और कैरियर होने की वजह से ही उनको क्या हो पाता है, मलेरिया नहीं हो पाता इतने हाइजीनिक कंडीशन में रहने के बावजूद। तो इसी वजह से अगर कैरियर आप सिकल सेल एनीमिया के हैं तो आपको मलेरिया नहीं देखने को मिलेगा, आप मलेरिया के लिए रेजिस्टेंस हो जाएंगे। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, सुपीरियर फिटनेस हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस मतलब कि एक में प्रेजेंट है एक में नहीं प्रेजेंट है, इन एरियाज वेयर मलेरिया वॉज प्रेजेंट। तो ये बिल्कुल सुपीरियर फिटनेस होता है जहाँ पे मलेरिया प्रेजेंट होते हैं। माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल विद द एलील इनटू अदर पॉपुलेशन, तो ये भी कंडीशन नहीं होगा। हाई म्यूटेशन रेट इन अ स्पेसिफिक जीन, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमारा सबसे सही ऑप्शन बी वाला होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में देखते हैं। तो यहाँ कह रहा है एन इंक्रीज इन इनब्रीडिंग कोफिशिएंट एफ इज़ लाइकली टू रिजल्ट इन, यानी इनब्रीडिंग कोफिशिएंट एफ जो है उसमें अगर इंक्रीज देखने को मिल रहा है तो रिजल्ट क्या होगा। इनब्रीडिंग कोफिशिएंट की बात करें तो जो रिलेटिव्स होते हैं उनमें अगर मेटिंग होने लगती है, रिलेटिव में अगर आपकी मेटिंग होने लगती है, मेटिंग कंडीशन आ जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग कोफिशिएंट, जिसे कि हम एफ कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है रिड्यूस लाइकलीहुड ऑफ हेटेरोजाइगोट्स बीइंग प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन। तो इस ऑप्शन को अगर हम देखें तो यहाँ पे बोल रहा है रिड्यूस लाइकलीहुड ऑफ हेटेरोजाइगोट्स। हेटेरोजाइगोट्स का मतलब होता है कि आपका एक गैमेट कहीं और से आ रहा है, दूसरा गैमेट कहीं और से आ रहा है, मतलब कि दूसरी डिफरेंट पॉपुलेशन से आ रहा है। एक्स और वाई यहाँ बात कर लें या फिर एक्स एक्स की भी बात कर लें, तो डिफरेंट जगह से आ रहा है जिसमें कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हेटेरोजाइगोट्स में आपका क्या हो रहा है कि रिड्यूस लाइकलीहुड यानी एक जैसे या फिर मतलब कि कई समानताएं जिनमें हो रही हैं, यानी हेटेरोजाइगोट जो कि बेनिफिशियरी होता है उनमें रिडक्शन देखने को मिलेगा प्रेजेंट इन द पॉपुलेशन। तो हेटेरोजाइगोट्स आपको पता है कि बेनिफिशियर होता है वेरिएशन के लिए भी और अच्छे एडवांटेज करेक्टर्स के लिए भी। उसी जगह अगर हम होमोजाइगोट्स की बात कर लें, होमोजाइगोट्स यानी जैसे आपके रिलेटिव के, तो अगर उनमें मेटिंग होने लगेगी तो आपका क्या हो जाएगा, बहुत सारे डिजीज पैदा हो जाएंगे। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए हमारा काफ़ी सही बोल रहा है, इससे सही हो जाएगा। हायर प्रोपोर्शन ऑफ जीन दैट शो लिंकेज, तो लिंकेज से यहाँ कोई कनेक्शन नहीं होता इनब्रीडिंग कोफिशिएंट का। हायर प्रोपोर्शन ऑफ जीन विथ इंट्रॉन्स आपके जीन में प्रेजेंट होते हैं, उनमें आपके इनब्रीडिंग कोफिशिएंट से कोई रिलेशन नहीं है। लोअर लेवल ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रोटीन्स एंड टू डॉटर्स, तो यहाँ पे प्रोटीन से भी कोई रिलेशन नहीं होगा। मेन यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंक्रीज अगर इम्यूनिटी कोफिशिएंट हो रहा है, यानी एक जैसे लोग एक रिलेटिव अगर अपने आप में मेटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हेटेरोजाइगोट की संख्या क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, और क्या हो जाएगा वहाँ पे डिफरेंट टाइप के डिजीज पैदा होने लगेंगे। तो ये वाला ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सबसे सही ऑप्शन माना जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे आपका क्वेश्चन शो रहा है स्क्रीन पर, उसका जवाब दीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू सी अ फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट की यहाँ बात कर रहा है। फाउंडर इफेक्ट क्या होता है कि एक ऐसी पॉपुलेशन जिसमें से कुछ पॉपुलेशन के नंबर यानी अपने से निकल के, कुछ थोड़ी सी पॉपुलेशन अपने से निकल के छोटी सी पॉपुलेशन बनाती है, और ये पॉपुलेशन क्या होती है कि बाद में जाकर कुछ टाइम के बाद एक बड़ी लार्ज पॉपुलेशन हो जाती है। लेकिन इस पॉपुलेशन को, जो छोटी पॉपुलेशन थी जिसने कि आप की ये लार्ज बड़ी पॉपुलेशन को बनाया, तो इसी छोटी सी पॉपुलेशन को हम क्या बोलते हैं, फाउंडर पॉपुलेशन कहते हैं, जो कि एक पुराने पेरेंटल पॉपुलेशन से निकल के गई होती है। तो यहाँ क्या बोल रहा है,
तो इस छोटी सी पॉपुलेशन में क्या चीज़ें होंगी उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है हाई रेट ऑफ न्यू म्यूटेशन। तो म्यूटेशन होता है एक लार्ज पॉपुलेशन में, वहाँ पे हाई रेट ज़्यादा होता है। तो ये तो एक फाउंडर पॉपुलेशन जो हो रही है वहाँ पे तो एक छोटी सी पॉपुलेशन है जो कि एक पेरेंटल पॉपुलेशन निकल के गई है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। बात करें सेकंड ऑप्शन की, तो पॉपुलेशन बॉटल नेक इन विच पॉपुलेशन इज रिड्यूस टू अ रिलेटिवली स्मॉल, ठीक है, नंबर ऑफ ब्रीडिंग इंडिविजुअल। तो जो पॉपुलेशन बॉटल नेक यानी यहाँ से निकल रही है उसमें क्या होगा, जो पॉपुलेशन होगी वो रिड्यूस होगी और स्मॉल होगी। तो ये ऑप्शन सही बोल रहा है कि स्मॉल तो है, साथ ही साथ उनमें भी नंबर ऑफ ब्रीडिंग इंडिविजुअल जो होंगे वो भी कम होंगे। तो सही ऑप्शन ये कह रहा है। इसके अलावा बाकी भी देख लेते हैं। लिथैलिटी ऑफ होमोजाइगोट्स विथ अ म्यूटेंट एली, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। होमोजाइगोट्स में डिजीज़ देखा जाएगा, यहाँ पे लिथैलिटी मतलब डिजीज़ या फिर मरना कह सकते हैं। तो म्यूटेंट एलील की वजह से तो म्यूटेंट एलील नहीं पाए जाएंगे, म्यूटेंट एलील की वजह से ये पॉपुलेशन नहीं अलग हो रही है। सिलेक्शन ऑफ इन फेवर ऑफ हेटेरोजाइगोट्स, तो ऐसा नहीं हो सकता कि सिलेक्शन फेवर ऑफ हेटेरोजाइगोट्स ही हमेशा होगा, होमोजाइगोट्स भी हो सकता है, यानी ये छोटी पॉपुलेशन हो सकता है एक दूसरे में ब्रीडिंग करने लगे, तो होमोजाइगोट्स की भी कंडीशन आ सकती है, हेटेरोजाइगोट्स की भी कंडीशन आ सकती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 सबसे सही हो रहा है, जिसमें कह रहा है पॉपुलेशन इज रिड्यूस रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ ब्रीडिंग इंडिविजुअल। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सबसे सही होगा। छोटी पॉपुलेशन होगी, स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल उसमें प्रेजेंट होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। यहाँ पे क्या कह रहा है, द मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स इन्फ्लुएंस इन इवोल्यूशन बाय। टेक्टोनिक प्लेट्स आपको पता है कि कॉन्टिनेंट जो सुपर कॉन्टिनेंट्स होते हैं, जैसे कि इंडिया आपका हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, अमेरिका हो गया, पोलर रीजन्स हो गए। तो इनमें क्या होता है कि ऊपरी लेयर जो होती है, यानी इनके भी ऊपरी लेयर होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, हम ऊपर की प्लेट्स को टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। ये आपस में एक दूसरे से अलग होती रहती हैं, इनमें डिफरेंट मतलब कि एक दूसरे से सटती रहती हैं, टूटती रहती हैं। तो ये बोला इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक कार्बन चेंजिंग द लोकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम। तो ऐसा नहीं होता, कार्बन के एटमॉस्फेरिक कार्बन की वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स नहीं हिलती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। चेंजिंग द लोकेशन ऑफ कॉन्टिनेंट यूजिंग सम स्पीसीज टू बी जियोग्राफिकली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर्स। तो ये ऑप्शन को अगर हम देखें तो काफ़ी हद तक ज़्यादा सही ऑप्शन यही लग रहा है, क्योंकि इसमें कह रहा है चेंजिंग द लोकेशन ऑफ कॉन्टिनेंट कॉजिंग द सम स्पीसीज जियोग्राफिकल आइसोलेटेड फ्रॉम अदर्स। तो ये सही ऑप्शन कह रहा है कि इसमें एक स्पीसीज यहाँ पे कोई प्रेजेंट है, एक स्पीसीज यहाँ प्रेजेंट है, तो दोनों जियोग्राफिकल और एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। इंक्रीजिंग सॉइल रिचनेस 10 स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो ऐसा नहीं होगा कि अगर 2 प्लेट एक दूसरे से अलग हो जाए तो सॉइल रिचनेस वहाँ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा कई हद तक गलत है। कॉजिंग मास एक्सटेंशन दैट ओपन अप द अपॉर्चुनिटी ऑफ न्यू स्पीसीज। ऐसा नहीं हो सकता कि मास एक्सटेंशन ही हो जाएगा, क्योंकि बहुत मिनिमम स्टेज में होता है टेक्टोनिक प्लेट्स का एक दूसरे से हिलना, बहुत लार्ज स्केल पे लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम के बाद होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, उसका भी जवाब दीजिएगा। यहाँ बोला इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ मैन हु ऑफ द फॉलोइंग लेफ्ट एविडेंस आर्टिस्टिक एबिलिटी टू द फॉर्म ड्राइविंग एंड पेंटिंग ऑफ द वॉल। यानी बोल रहा है सिंपल यहाँ पे, कौन सा ह्यूमन था, ह्यूमन का कौन सा एंसेस्टर था जो वॉल पे क्या करने के लिए फेमस था, वॉल पे आर्ट करने के लिए फेमस था। तो यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे अगर देखें तो क्रो मैग्नन मैन पूछ रहा है, कह रहा है जावा एप मैन कह रहा है, निडर्थर कह रहा है, पीकिंग मैन कह रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन को हम डिस्कस करते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को हम देखते हैं, जिसमें कि क्रो मैग्नन मैन बोल रहा है। तो जो सबसे सही ऑप्शन तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 ही होगा, क्योंकि क्रो मैग्नन मैन ही वॉल पे आर्ट बनाने के लिए फेमस थे। उसकी जगह पे जावा एप मैन की बात करें तो ये आपके क्या थे, ये आपके आग जलाने के लिए ज़्यादा फेमस थे। यानी ये क्या करते थे, ये आपके होमो इरेक्टस, अगर ये जावा एपमैन होमो इरेक्टस थे जो कि आपका क्या करते थे, आग लगाने के लिए फेमस थे। उसकी जगह पर निएंडरथल मैन की बात करें तो ये आपका हथियार बनाने के लिए फेमस थे। और पीकिंग मैन की बात करें तो ये भी होमो इरेक्टस के ही एक टाइप थे। तो यहाँ पे जो सबसे सही ऑप्शन होगा क्रो मैग्नन मैन हो जाएगा। तो नेक्स्ट अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो होगा। यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि क्रो मैग्नन मैन वॉल पे आर्ट बनाने के लिए फेमस थे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग जियोलॉजिकल पीरियड्स इज द फर्स्ट बर्ड अपीयर। यानी फर्स्ट बर्ड अपीयर इनमें से कौन से जियोलॉजिकल पीरियड में हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पता होगा कि आर्कियोपटेरिक्स जो था वो सबसे पहला बर्ड था, और वो क्या था, बर्ड भी था, साथ ही साथ आपका क्या था, रेप्टाइल भी कहा जाता था, क्योंकि इसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते थे। इसी वजह से जो फर्स्ट बर्ड अपीयर हुआ था वो आपका कब हुआ था, जुरासिक एज में सबसे पहला बर्ड अपीयर हुआ था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो होगा।
यहाँ पे आपको पता चल गया होगा। यहाँ बोल रहा मैच करना है यहाँ पे, तो देखते हैं पहले। यहाँ पे एलोपैट्रिक, सिबलिंग, सिम्पैट्रिक, पैरापैट्रिक स्पीसीज की बात कर रहा है। तो एलोपैट्रिक स्पीसीज की बात करें तो इसमें क्या होता है कि कोई जियोग्राफिकल बैरियर हमें देखने को मिलता है। बात करें सिम्पैट्रिक स्पीसीज की, तो सिम्पैट्रिक स्पीसीज में क्या होता है कि एक एरिया की रहने वाली स्पीसीज दूसरे एरिया के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती हैं। ये दोनों पॉपुलेशन एक दूसरे से मिलेंगी तो, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगी कि मतलब कि रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, लेकिन एक दूसरे के साथ रहती हैं। बात करें पैरापैट्रिक स्पीसीज की, तो यहाँ पे जो दो पॉपुलेशन अलग अलग होती हैं वो क्या करती हैं, एक कॉमन बाउंड्रीज यहाँ पे शेयर करती हैं, यानी दोनों के बीच की एक कॉमन बाउंड्रीज होती है जिसमें कि वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन अलग अलग करते हैं और एक कॉमन बाउंड्री एक दूसरे से शेयर करते हैं। बात करें यहाँ पे दूसरा बोल रहा है सिबलिंग स्पीसीज की। सिबलिंग स्पीसीज की बात करें तो ये आपका क्या होती है, मॉर्फोलॉजिकल अलग होती हैं, यानी इसमें क्या होता है कि मॉर्फोलॉजिकल सेम दिखती हैं लेकिन इसमें रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे बोल रहा है एलोपैट्रिक स्पीसीज की, तो एलोपैट्रिक स्पीसीज के यहाँ पे क्या हो जाएगा, जियोग्राफिकल बैरियर यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए देखें तो एलोपैट्रिक का क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीसीज इनहेबिटिंग डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया। तो ऑप्शन नंबर 1 का 2 हो जाएगा, यानी पी का 2 हो जाएगा। तो पी का 2 यहाँ पे है, पी का 2 यहाँ पे है, तो एलिमिनेटिंग ऑप्शन यूज़ करें तो ऑप्शन एलिमिनेटिंग टेक्निक यूज़ करें तो ऑप्शन नंबर सी और डी गलत हो जाएंगे। पी का 2 दूसरों में। तो क्यू का बोला सिबलिंग स्पीसीज, तो मैंने बताया मॉर्फोलॉजिकल सेम होती है लेकिन रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड होती है, तो यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिकल, रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड बोल रहा, तो क्यू का हमारा 3 वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो क्यू का 3 इसमें, क्यू का 3 इसमें नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। सिम्पैट्रिक स्पीसीज की बात करें तो इसमें क्या होता है कि कॉमन एरिया शेयर करती हैं, मतलब एक दूसरे के अंदर आ जाती हैं, दोनों एक साथ रहती हैं लेकिन रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड होती हैं। स्पीसीज ऑक्यूपाइज सेपरेट बाउंड एरियाज, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे सिम्पैट्रिक स्पीसीज का क्या हो जाएगा, स्पीसीज इनहेबिटिंग सेम जियोग्राफिकल एरिया, यानी सेम जियोग्राफिकल एरिया में शेयर रहेंगी लेकिन रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड रहेंगी। और यहाँ पे पैरापैट्रिक की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। तो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो होगा। यहाँ पे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, द टर्म लिविंग फॉसिल रिफर्स टू, यानी लिविंग फॉसिल्स किसे कहते हैं, लाइफ लाइक फॉसिल वेल प्रिजर्व इज इन एम्बर, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, एम्बर में नहीं होता। फॉसिल फॉर्म्ड फ्रॉम अ लिविंग एनिमल, तो ये ऑप्शन सही है। लिविंग फॉसल फॉर्म नहीं होता, लिविंग एनिमल होता है लेकिन फॉसल फॉर्म में नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म शोइंग सम वेरी प्रिमिटिव कैरेक्टर, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। लिविंग एनिमल विच इज अबाउट टू बी फॉसिलाइज्ड, तो ये ऑप्शन गलत होगा। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत प्रिमिटिव कैरेक्टर को लेके रखा हुआ है और उसके बाद किसी भी स्पीसीज में प्रिमिटिव कैरेक्टर नहीं देखे पे जा रहे हैं, लास्ट वही इंडिविजुअल जिसके पास वो प्रिमिटिव कैरेक्टर है, तो उसे हम लिविंग फॉसल कहते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई थिंक यहाँ पे हमारा ख़त्म भी हो गया होगा, अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। हाँ, यहाँ पे हमारा खत्म हो गया। आपके लिए एक लास्ट कोटेशन है कि गुड थिंग्स टेक टाइम, यानी अच्छी चीज़ें थोड़ा समय लेती हैं लेकिन होती ज़रूर हैं। तो आप अपना टाइम देते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा और आखिरी में अच्छा ही होगा। लास्ट में आपके लिए थैंक यू। और अगर आप यहाँ तक बने थे तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।